और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नॉमिनेशन का दौर जारी है। आज दिग्गजों का नामांकन होना है। तारापुर से सम्राट चौधरी का नामांकन होगा। दानापुर से रामकृपाल यादव नॉमिनेशन करेंगे। महुआ से तेज प्रताप यादव नॉमिनेशन करने वाले हैं। इसके साथ ही सरायरंजन से विजय चौधरी नामांकन करने वाले हैं। बहादुरपुर से मदन सहनी का नामांकन होगा। छातापुर से बीजेपी के नीरज बबलू का नामांकन किया जाएगा। कुडनी से बीजेपी के केदार गुप्ता नॉमिनेशन करेंगे। नीतीश कुमार का आज से तूफानी प्रचार भी देखिए शुरू हो रहा है। एनडीए नेताओं के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। जेडीयू उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगे नीतीश कुमार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में इस बार किसकी बहार होगी ये देखना है। लेकिन देखिए नॉमिनेशन का दौर शुरू हो चुका है। कई जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, वो सब नॉमिनेशन करने वाले हैं। हमारे आदरणीय देश के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ आ रहे हैं। यहाँ एक नामांकन सभा होगी, आशीर्वाद सभा भी कहिए। बहुत उत्साह है योगी जी के आने पर। स्वतःस्फूर्त लोगों में उत्साह का वातावरण है और उनके दर्शन के लिए, उनके उद्बोधन सुनने के लिए मैं समझता हूं कि उनका उद्बोधन होगा, दर्शन होगा सभी जनता का। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवेश नारायण इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवेश, बड़े बड़े नेता आज नॉमिनेशन करने वाले हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, और आज से कल तक 2 दिन का वक्त बता है जब नामांकन में पहले चरण के उम्मीदवारों का करना है। तो आज बड़े चेहरे जो है, चाहे किसी भी दल के हो, आज नामांकन करने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो आज से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और चुनाव अभियान में सबसे पहले वो सरायरंजन पहुंचेंगे, जहां पे विजय चौधरी जो है वो अपना नामांकन करेंगे। उसके बाद बहादुरपुर है जहां से मदन सहनी करेंगे, वहां भी नीतीश कुमार जाएंगे। और नीतीश कुमार अभी न सिर्फ जदयू के बल्कि एनडीए के जो समर्थक तमाम जो घटक दल हैं उनके उम्मीदवारों के नामांकन में भी ये लगातार जो है वो नीतीश कुमार दौरा करेंगे। तो आज का दिन बड़ा है। एक तरफ योगी भी पहुंच रहे हैं, आज शाम अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा है एनडीए के लिए और नीतीश कुमार के आज से चुनावी अभियान शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल रवि, और ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए एक तरफ तो नॉमिनेशन चल रहा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार आज से ही तूफानी प्रचार करने वाले। कहां से ये प्रसार का जो दौर है वो शुरू होगा? नीतीश कुमार आज जब निकलेंगे तो सबसे 2 खास चेहरे जदयू के आज नामांकन करने वाले हैं। एक जो विजय चौधरी हैं जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, वहां से उनको प्रचार शुरू होगी। वो समस्तीपुर के सरायरंजन जो विधानसभा है वहां पे नीतीश कुमार जाएंगे। उसके बाद बहादुरपुर जो दरभंगा में है जहां से मदन सहनी खुद समाज कल्याण मंत्री हैं, वो आज नामांकन करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों के नामांकन में बिल्कुल रवि आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए आज से बिहार दौरे पर अमित शाह शाम को संगठन से जुड़ी बैठक करने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान बैठक में शामिल होंगे। बिहार बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। 3 दिन के दौरे पर आएंगे बिहार। 3 दिनों में कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो कल सारण में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह बिहार आने वाले हैं और बिहार आने के साथ ही वो शाम में संगठन से जुड़ी बैठक भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बिहार के और देखिए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार आने वाले हैं, बैठक की जाएगी। ये बैठक कितना खास और कितना अहम है? देखिए यही है, चुनाव जिस ऊंचाई पर अभी पहुंचा है, जिस ढंग से रणनीतियां तय की जा रही हैं, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। आपको बताऊं कि एक तरफ न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि लगभग 40 स्टार प्रचारक जो है वो बिहार पहुंच रहे हैं। और इसी दौरान अमित शाह जो है आज शाम पटना पहुंचेंगे और अगले 3 दिनों तक यही बिहार में ही रहेंगे। ये समीक्षा जो है वो बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे। जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसके साथ भी बैठेंगे कि चुनाव की तैयारियां कैसे की जा रही हैं, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसकी पूरी समीक्षा करेंगे और रणनीति भी बनाएंगे। जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक 17 तारीख को सारण में ये जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं अमित शाह। तो कई जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगातार जो है बीजेपी नेताओं के साथ रणनीति भी बनाएंगे और तमाम लोगों को निर्देश भी देंगे कि इस चुनाव को जीतने के लिए कैसे जो है वो कमर कसी जाए। जी
ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अब उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही सियासी तस्वीर साफ हो गई है। जेएमएम ने दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सुमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे बाबूलाल सोरेन पर फिर से भरोसा जताया है। अब नजरें टिकी हैं सियासी संग्राम पर, जिसमें कौन दमदार साबित होगा, इसका फैसला 14 नवंबर को होना है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के तीसरे दिन अब सियासी माहौल गर्माता दिख रहा है। जेएमएम और बीजेपी में सीधा मुकाबला होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जेएमएम की ओर से केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम नेता शामिल हुए। इसमें घाटशिला उपचुनाव पर चर्चा हुई और दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सुमेश सोरेन की उम्मीदवारी का सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया। सुमेश 17 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। उपचुनाव के लिए हम लोगों ने पार्टी से रामदास सोरेन जी जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी की ओर से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। विधानसभा चुनाव में घाटशिला से उम्मीदवार रहे बाबूलाल सोरेन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं। 2024 के चुनाव में 75,000 वोट उन्होंने पाया था। कोल्हान के इलाके में चंपाई का काफी प्रभाव माना जाता है और बीजेपी की रणनीति चंपाई सोरेन के प्रभाव को साधने की है। इस बार हेमंत सोरेन के कुशासन के खिलाफ घाटशिला की जनता भाजपा पार्टी को, कमल को और बाबूलाल सोरेन जी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। घाटशिला उपचुनाव को कई मायने में खास माना जा रहा है। बीजेपी जहां इस चुनाव को विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमबैक के तौर पर देख रही है, तो वहीं जेएमएम इसे रामदास सोरेन से जुड़ी सहानुभूति और हेमंत सरकार के 1 साल के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर मान रहा है। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी तेज होगी और 11 नवंबर को वोटिंग के बाद 14 नवंबर को आने वाले नतीजे झारखंड की दशा और दिशा तय कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार के रूप में नाम का ऐलान होने के बाद सुमेश सोरेन जमशेदपुर पहुंचे और उनका पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुमेश सोरेन कदमा में दिवंगत सुधीर महतो की समाधि स्थल पर पहुंचे थे और उनके साथ उनकी मां भी मौजूद थी। सुधीर महतो की समाधि पर माथा टेक करके सुमेश सोरेन ने बाबा के अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प लिया और दावा किया। तो आपको बता दें कि उन्होंने जेएमएम की ओर से दी गई जिम्मेदारी पर आभार भी जताया है और घाटशिला की जनता के आशीर्वाद और प्यार से जीत का दावा किया है। बाबा का हर आशीर्वाद और उसका राह में चलने की कोशिश करेंगे। जनता का सपोर्ट है और प्यार है और आशीर्वाद है, और मैं उम्मीद है कि जनता हमें आशीर्वाद और प्यार से आगे बढ़ाएगी। इस कामों को लेकर पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? प्रतिमा ही जितने भी बाबा का अधूरा काम है, सारा काम पूरा करने का ये पहला प्राथमिकता रहेगी। पूरा करेगा, फिर में बेटा पूरा करेगा। पापा उसका छोड़ के गए हैं, वो काम पूरा करेगा। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की ओर से ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल सोरेन का भव्य स्वागत किया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बाबूलाल सोरेन ने दावा किया कि आने वाला नतीजा चौंकाने वाला होगा। घाटशिला को विकास से वंचित होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता वोट से राज्य सरकार को करारा जवाब देगी। बाबूलाल सोरेन 17 अक्टूबर को घाटशिला से नामांकन दाखिल करेंगे।
2024 में जो चुनाव हुआ था महज 22,000 वोटों से जो है परिणाम निकला था। अब इस बार क्या रहेगा? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता शुरू से हम बोले हैं कि 2024 में कोई भी परिणाम हुआ, लेकिन हम लोग जनता का बीच में रहा है, सुख दुख में हम लोग भागीदार बना है, साथ में खड़ा हुआ है, तो उसका रिजल्ट आपका बहुत ही बढ़िया होगा और हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में मतदान होगा और कमल खिलेगा। एक उपचुनाव घाटशिला विधानसभा। बाबूलाल सोरेन जी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में जो मतगणना होगी, जो जीत होगी, वो इस बड़े चौंकाने वाला होगा और कहीं ना कहीं सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए नजर आए। घाटशिला से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, झारखंड बीजेपी ने चकाई सभा के बहाने धर्मांतरण का खेल जारी रहने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में हरदाग पंचायत के चर्च का मामला उठाया, जहां ग्राम सभा के विरोध के बाद भी चकाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के संरक्षण का आरोप लगाते हुए इसे बंद करने की मांग की। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और बीजेपी पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाने का आरोप भी लगाया है। चांद गांव में चंगाई सभा लगातार जारी है और सरकार और पुलिस में शिकायत की वहां की ग्राम सभा ने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वहां के जो आदिवासी थे उन्होंने बैठक की और बैठक जो थी वो अध्यक्षता में हुई ग्राम प्रधान मनोज मुंडा जी के नेतृत्व में। इसके दस्तावेज तमाम यहाँ उपलब्ध हैं। ग्राम सभा ने रिजोल्यूशन लिया, इस रिजोल्यूशन की कॉपी को भेजा पुलिस को कि अविलंब इस चंगाई सभा को बंद कराइए, इस चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण हो रहा है। मैं ये दस्तावेज आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसमें कम से कम 2 दर्जन 2.5 दर्जन आदिवासियों के हस्ताक्षर हैं। बीजेपी की मंशा ये रहती है कि किसी न किसी रूप में 2 समुदायों में भिड़ंत हो जाए, चाहे वो ईसाई समुदाय से हो, आदिवासी समुदाय से हो। तो उनका जो राजनीतिक स्तर रहा है कि विभाजन करके राज करो, यही उनकी मंशा रही है। तो इसको रोकने का काम जिला की प्रशासन करेगी। जिला प्रशासन को अगर ग्रामीणों ने इन्फॉर्म किया होगा तो निश्चित रूप से प्रशासन भी इस पर एक्शन लेगा। शेखपुरा में 6 नवंबर को बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। निष्पक्ष चुनाव के साथ ही मतगणना की भी तैयारी की जा रही है। नवोदय विद्यालय में मतगणना हॉल बनाया जा रहा है। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। डीएम और एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बार हम लोग मतगणना केंद्र डिस्पैच सभी हम लोगों ने एक जगह बनाया है, जो हमारा नवोदय विद्यालय में है, और उसमें दोनों विधानसभा का वहीं पे हम लोग का डिस्पैच भी होगा और साथ में कलेक्शन भी हम लोगों का 6 तारीख का वहीं पे होगा। हम लोग स्वच्छ एवं निर्भीक वातावरण में चुनाव को संपन्न करवाने हेतु हम लोग सीपीएमएफ के तहत भी जो है लगातार गांव में फ्लैग मार्च, रेड एवं छापामारी की कार्रवाई करवा रहे हैं। अभी हमारे जिले में पहले से 4 कंपनी सीआरपीएफ थी, अभी कल 3 कंपनी सीआईएसएफ की कंपनी आ चुकी है। शेखपुरा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र, एक शेखपुरा और दूसरा बरबीघा विधानसभा क्षेत्र। दोनों विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को चुनाव होना है, जिसकी पूरी तैयारी की जा रही है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ जहाँ मतगणना कार्य होगा। मतगणना इसी नवोदय विद्यालय में होगा, जहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। शेखपुरा बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के दोनों क्षेत्र का मतगणना कार्य होगा इसी भवन में। आप देख लीजिए, वर्जगिरा बनाया गया है, जहाँ मतदान जब संपन्न होगा तो जो मत पेटी आएगा इसी में रखा जाएगा। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया जा रहा है, सारी व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग किया जा रहा है ताकि कहीं कोई असुविधा नहीं हो काउंटिंग में। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भी बताया है कि किसी भी व्यवधान से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ विधानसभा से बीजेपी ने डॉक्टर सियाराम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार सियाराम सिंह देर रात अपना सिंबल लेकर के बाढ़ पहुंचे, जहां समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। 4 बार से लगातार विधायक रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काट करके बीजेपी ने सियाराम सिंह को इस बार टिकट दिया है। आपको बता दें कि आज दोपहर 1 बजे वो बाढ़ विधानसभा से नामांकन करेंगे। हम जो है, चूंकि आप जान रहे थे कि इस बार जो है SIR के कारण जो है चुनाव कराने का जो है मौका जो है कम समय में मिला और 2 फेज में ही चुनाव है। और
चूंकि पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो अपने बेस्ट कार्यकर्ता को चुनना चाह रही थी। और आज इस बीच बड़ी खबर है, जहां सीबीआई की मेन रोड ब्रांच से 50 लाख की धोखाधड़ी हुई है। रातू निवासी और हिंद पीढ़ी निवासी पर आरोप लगा है। आजम अंसारी, बख्तियाज अहमद पर यह आरोप लगा है। शाखा प्रबंधक ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फ्लैट खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, तो 50 लाख की ठगी करने का आरोप। रांची से ये बड़ी खबर है और दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आजम अंसारी, बख्तियाज पर यह आरोप लगाया गया है। शाखा प्रबंधक ने इन दोनों पर एफआईआर दर्ज की है। एम्स पटना में पहली बार ब्रेन डेड महिला के लीवर का सफल ट्रांसप्लांट 35 साल के युवक ने किया है। आपको बता दें, करीब 10 घंटे चली ऑपरेशन टीम ने कुशलता से ये जटिल प्रक्रिया पूरी की। युवक अब स्वस्थ है। ये बिहार में अंगदान और ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टरों ने महिला को श्रद्धांजलि दी। है पटना एम्स में, और पटना एम्स ने वह कारनामा कर दिखाया है जो अभी बिहार में नहीं हुआ था। माइंड डेड मरीज की मौत के बाद उसकी लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ है, और 35 वर्षीय पटना के एक मरीज में हम मौजूद हैं और यहाँ के डायरेक्टर मौजूद हैं, और ये पूरी टीम आप देख सकते हैं, ये पूरी टीम मौजूद है जिन्होंने जो है इस लीवर ट्रांसप्लांट को पूरी सफलतापूर्वक जो है ये काम पूरा किया है। और ये टीम जो है आप जो सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये टीम लगी हुई थी। 10 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सफल ऑपरेशन हुआ है, और आज मरीज बोल रहा है और लोगों से बातें भी कर रहा है। अचीवमेंट एक मील का पत्थर है ये, स्टेट के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि जो पहला अगर हमने जो सफल ट्रांसप्लांट किया है, और इसके आगे और भी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, ये तो जस्ट शुरुआत है, और इसके बाद आगे बहुत दूर तक जाना है हमें। मरीज 35 साल के थे और मेन उनका जो लीवर ख़राब होने की वजह अधिक वजन होना था, जिसको फैटी लीवर कहते हैं, और उसके कारण से उसका ट्रांसप्लांट हुआ। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कैडावरिक मीन्स की डिजीज़ डोनर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। लाइव डोनर यहाँ मैक्सिमम इंडिया में मतलब अवेयरनेस की कमी का 95% लाइव डोनर होते हैं। मतलब किसी एक हेल्दी पुरुष या महिला को अपना लीवर का एक अंग देना होता है, उसमें उनको भी रिस्क होती है। लेकिन कैडावर में ऐसा होता है कि जो ब्रेन डेड वाले होते हैं उनसे पूरा का पूरा एक कंप्लीट लीवर लिया जाता है, साथ में और अदर ऑर्गन्स भी हम ले सकते हैं। ये मरीज का परिवार हिम्मत दिखाया और डोनेट किया, जिसकी वजह से एक मरीज का जान बचा है, और कई एक मरीजों की जान इससे बचाने की कोशिश भी की गई है। तो ऐसे में पटना एम्स जो है जो कारनामा कर दिखाया है, बिहार के लिए पहला है, और आगे भी इस तरह के ऑपरेशन होते रहेंगे। पटना एम्स से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। दिवाली को लेकर नालंदा के बिहार शरीफ के अलीनगर में मोमबत्ती बनाने का काम जारी है। यहां से हर रोज सैकड़ों कार्टन मोमबत्ती की सप्लाई होती है। नालंदा के साथ शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, पटना जैसे जिलों में इसे भेजा जाता है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार शरीफ अलीनगर में, जहां देख सकते हैं दीपावली को लेकर जो है यहां पर मोमबत्ती बनाने का काम जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तब देख सकते हैं किस तरह से जो है यहां पर जो कारीगर हैं वो मोमबत्ती बनाने के काम कर रहे हैं, और बताया जाता है कि यहां पर से जो है नालंदा के साथ साथ कई जिलों में जो है जो मोमबत्ती है आपूर्ति की जाती है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है मोम जो है कढ़ाई में जो है डालकर जो है उसे पिलाने का काम किया जाता है, और उसके बाद जो है मोमबत्ती बनाने का काम जो है किया जा रहा है। यहाँ पर संचालक हमसे जाने ये बताइए यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पे मोमबत्ती का निर्माण किया जा रहा है। फेस्टिवल कैंडल है जो कि दीपावली में घर को सजाने के लिए आधुनिकता और डेकोरेट कैंडल बनाया जाता है। लोग यहाँ से 2-3 डिस्ट्रिक्ट में माल जाता है। बिहार शरीफ बथाने पर अलीनगर में बनाया है। ये लगभग हम लोग का 3 महीना काम चलता है सर। एक दिन में 50 कार्टन लगभग बनता है। कहाँ सप्लाई है? तिलसा, नवादा, शेखपुरा, बरसालीगंज। देखिए नालंदा के साथ साथ नवादा, शेखपुरा, पटना समेत कई जिलों में जो है मोमबत्ती का सप्लाई किया जा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 से कुमार।
देखिए, अहमदाबाद को 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने खुशी जताई है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि भारत को शताब्दी CWG की मेजबानी मिलना एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में भारत की खेल यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और इस मेजबानी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की भी उन्होंने सराहना की, उसको भी श्रेय दिया जाता है। ये पल ओलंपिक खेलों को भारत में लाने के हमारे साझा सपने की दिशा में एक और कदम है। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर पोस्ट कर देशवासियों को बधाई दी। अमित शाह ने लिखा है कि CWG की मेजबानी देश के लिए गौरव की बात है और खेलों की दुनिया में ये भारत का बड़ा कदम है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को शानदार स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाया। बता दें कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होंगे। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स और इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना पोस्ट जारी किया है और बताया है कि अब भारत के लिए गौरव का दिन है और खेल डेस्टिनेशन के तौर पर भारत उभर रहा है। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज 18 के साथ।